हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस जुलाई के लास्ट वीक का 25 से 31 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग अवेयरनेस का ये वीडियो है। बाकी के 3 वीक्स के वीडियो आ चुके हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिए। उन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैंकिंग अवेयरनेस जुलाई 1 से लेके 8, फिर दूसरे वीक का, फिर तीसरे वीक का, तो ये है लास्ट वीक का। और इसके साथ साथ जुलाई का मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड कर दिया गया है रिवीजन के फॉर्मेट में, उसे आप ज़रूर देखिए। आप वीकली करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, जुलाई का जो चारों वीक का करंट अफेयर्स है। तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स स्पेशली जो आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी असिस्टेंट मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस जो होंगे, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे जुलाई के बैंकिंग अवेयरनेस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जुलाई लास्ट वीक 25 से 31 जुलाई तक के बीच का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द न्यू पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क प्रोविजन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विथ इफेक्टिव फ्रॉम। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए पीसीए फ्रेमवर्क आरबीआई ने जारी किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए भी पहले किया था, अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए किया है। इसको लागू कब से किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2025, यानी कि अगले वित्त वर्ष, मतलब अगले साल 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू करेगी आरबीआई जो है, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए। इसका डिटेल्स सभी देखते हैं। देखिए पीसीए क्या होता है, जो बैंकों की स्थिति क्या है, बैंक फिनेंशियली कितना हेल्दी है, वो देखती है आरबीआई। तो कुछ उस पर नॉर्म्स लगाती है, पीसीए फ्रेमवर्क रहता है, ठीक है, जो कि बेसिकली वो बैंकों के बिजनेस और लोन डिसबर्सल से रिलेटेड होता है। तो वो कुछ रोक लगाती है। बैंक पीसीए फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। तो अभी तक एसएएफ था अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों पे, जिसको कहा जाता है सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। इसको अब पीसीए फ्रेमवर्क से बैंक आरबीआई यानी कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो लागू करेगी। अगर हम बात करें यूसीबी की, तो यूसीबी अभी है आरबीआई डेटा के अकॉर्डिंग टोटल 1500। देखिए एक एक चीज़ आपसे आईबीपीएस पूछ सकता है डिटेल में। तो अभी जो टोटल यूसीबी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वो है 1500 लगभग। आरबीआई क्लासिफाइड यूसीबी एज टीयर, चार अलग अलग टीयर में बांटा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को। टीयर 1 जिसका डिपॉजिट्स अप टू 100 करोड़ होता है। टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका डिपॉजिट्स 100 करोड़ से ज़्यादा और 1000 करोड़ तक का होता है। टीयर 3 डिपॉजिट्स मोर देन 1000 करोड़ अप टू 10,000 करोड़। और टीयर 4 जो होता है अबव 10,000 करोड़। तो अलग अलग कैटेगरी होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का, वो डिपॉजिट्स पे डिपेंड करता है। तो चार कैटेगरी होता है, आपको याद रखना है। टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीसीए फ्रेमवर्क फॉर द प्रेजेंट। तो अभी जो बस एक टीयर 1 का है, जो टीयर 1 कौन से हैं, जिसमें कि 100 करोड़ तक का डिपॉजिट होता है, तो वैसे टीयर 1 यूसीबी को अभी आरबीआई ने पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर रखा है। इसके साथ साथ पीसीए विल एलिमिनेट लिमिट ऑफ ₹25,000, तो ये टर्म भी आपको याद रखना है, ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड अंडर एसएएफ। तो एसएएफ के तहत जो था 25,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्ट्रिक्शन, उसको भी हटाया है आरबीआई ने। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन से आपका बहुत सारा डिटेल निकलता है, कुछ स्टैटिक पार्ट, कुछ करंट पार्ट। तो आपने जाना कि यूसीबी में चार कैटेगरी होते हैं, चार टीयर होते हैं डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक टीयर 1 वाले यूसीबी को अलग रखा है पीसी फ्रेमवर्क से। इसमें जो एलिमिनेशन होगा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क का, वो होगा 25,000, इसको हटाया है आरबीआई ने। अब पीसीए जो है कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, वो आपको याद रखना है। एसेट क्वालिटी यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, लेवरेज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। तो तीन पैरामीटर्स पे पीसीए डिपेंड करता है, एसेट क्वालिटी या फिर एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और लेवरेज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। इस तीनों पे पीसीए फ्रेमवर्क डिपेंड करता है। और इसको लागू कब से किया जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन में ऐसे ही पूछ सकता है। ऑप्शन में आपको दिया जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इस तरीके से दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन बस वेरी होगा वर्डिंग्स में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एंटाइटीज फर्म्स सेलेक्टेड बाय आरबीआई फॉर द फिफ्थ कोहोर्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए कितने एंटाइटीज, फिनेंशियल एंटाइटीज फर्म्स को आरबीआई ने चुना है, जो इसका पांचवा कोहोर्ट होगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। 5
एंटाइटीज़ को आरबीआई ने चुना है, सब डिटेल्स देखते हैं। टोटल 22 एप्लीकेशंस गया था आरबीआई के पास, जिसमें से 5 उसने सेलेक्ट किया है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए। वो कौन कौन से हैं 5? कनेक्टिंग डॉट कंसल्टेंट कोलकाता बेस्ड है, ईपीफाई टेक्नोलॉजीज़ बेंगलुरु बेस्ड है, फिनैक टेक्नोलॉजीज़ नोएडा बेस्ड है, इंडिया बैंक्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मुंबई और साइंजी टेक्नोलॉजीज़ बेंगलुरु। तो इन 5 फर्म जो कि हैं, इन्हें आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए चुना है। This company offer various services including risk categorization in loan portfolios, digital account opening for non-resident Indians through video as per KYC, MSME financing, unassisted video KYC। तो जो भी फिनेंशियल असिस्टेंट होता है, फिनेंशियल सुविधा होता है, उसको आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से गुजरना होता है। मतलब कि वो देखता है कि इसमें क्या कमी है, टेक्निकली ये कितना सिक्योर्ड है, कितना फिट है, ये कितना वर्क कर रहा है। तो वो आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक करती है, जिससे उन सारे जो एंटिटीज़ होते हैं उसको गुजरना पड़ता है। ए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर द लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी बैंकिंग के प्रोडक्ट या फिर सर्विस होते हैं उसको टेस्टिंग से गुजरना होता है। वे रेगुलेटरी में परमिट सर्टेन रिलैक्सेशन फॉर लिमिटेड टेस्टिंग पर्पज। द प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेज: प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, एप्लीकेशन असेसमेंट, शॉर्ट लिस्टिंग, टेस्ट डिजाइन, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। तो एक तरह का होता है कंप्लीट टेस्टिंग होता है हर तरीके का, उसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहा जाता है। इसका थीम इस बार का था आरबीआई के द्वारा न्यूट्रल। जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इसका थीम है न्यूट्रल। तो देखा आपने किन पाँचों को सिलेक्ट किया है, उन पाँचों के नाम कहाँ कहाँ से होते हैं, आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का थीम क्या है और कौन सा संस्करण उसका था, 5वां कोहोर्ट था रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। टोटल कितने एंटिटीज को सिलेक्ट किया गया? ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट है एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग इंश्योरेंस एंड विच बैंक लॉन्च्ड एस बैंकर प्रोग्राम। एस बैंकर प्रोग्राम किस बैंक ने और एनआईआईटी ने जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मतलब कि बैंकिंग का जो ये होता है एक तरह का ट्रेनिंग, ठीक है, बैंकिंग वर्किंग के लिए, बैंकिंग प्रोफेशन के लिए एक तरह का ट्रेनिंग जो कि ऑर्गेनाइज करेगा एचडीएफसी बैंक। और एनआईआईटी आपने सुना है जो कि एक सबसे बड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है, नेशनलाइज्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, वो तो उसका एक एनआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंक इंश्योरेंस है और एचडीएफसी बैंक ने एस बैंकर प्रोग्राम जारी किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ डैश फॉर बेटरमेंट ऑफ अर्बन सैनिटेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी $200 मिलियन। तो एशियाई विकास बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया फॉर बेटरमेंट ऑफ अर्बन सैनिटाइजेशन टू एनहांस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन फॉर 100 सिटीज़ अक्रॉस 8 स्टेट्स। 8 राज्यों में 100 शहरों के लिए ये किया जाएगा। अर्बन सैनिटेशन, साफ सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और लोन जो है ये स्वच्छ भारत मिशन का ही हिस्सा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 रूरल जल शक्ति में आता है और अर्बन किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ भारत मिशन एक रूरल है, एक अर्बन है। रूरल आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर और अर्बन आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु असाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है TPSSL यानी कि टाटा पावर सोलर सिस्टम कोलैबोरेटेड विथ विच बैंक टू फैसिलिटेट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को फिनेंस करने के लिए। तो सोलर इंस्टॉलेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन को फिनेंसिंग करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया। BOI बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर, और इसका अलग अलग ये है क्राइटेरिया तय किया, फॉर इंस्टॉलेशन अप टू 3 किलोवाट अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो रेसिडेंशियल होंगे कस्टमर उनको लोन अवेल होगा 2 लाख तक का। इंस्टॉलेशन फ्रॉम 3 किलोवाट टू 10 किलोवाट लोन ऑफ 6 लाख।
ठीक है। एमएसएमई कस्टमर के लिए, उद्यम से रिलेटेड कस्टमर के लिए उनका लोन रहेगा अप टू 30 करोड़। तो 3 अलग अलग क्राइटेरिया रहेंगे लोन फिनेंसिंग करने के लिए। और उसमें क्या क्या रहेगा, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए, शुरू करने के लिए किससे किया है, बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाटा पावर सोलर सिस्टम ने कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट है RBI's डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI इंक्रीजेस टू डैश ईयर ऑन ईयर इन मार्च 2024। अभी रिपोर्ट जारी किया गया क्योंकि मार्च में एंड होता है फाइनेंशियल ईयर। तो DPI जो है कितना इंक्रीज हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12.6%, सॉरी 12.6, 12.6% डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अकॉर्डिंग टू RBI index measuring online transaction adoption, the RBI digital payment index stood at 444.5। तो ये एक नंबर है, इसका कोई ये नहीं है, रुपीज़ वगैरह नहीं है, ये एक नंबर है। DPI इंडेक्स है ना, तो एक फिक्स नंबर होगा। 444.5 एट द एंड ऑफ मार्च 2024 compared to 418.77 in September 2023 and 395.57 in March 2023। तो मार्च 2023 में था 395.57। अभी आपको याद रखना है 445.5 है क्या RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। इंडेक्स जो है 5 पैरामीटर्स पे होता है। वो 5 पैरामीटर्स क्या हैं, पेमेंट इनेबलर्स जिसका वेटेज है 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर जिसका वेटेज है 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर जिसका वेटेज है 15%, पेमेंट परफॉर्मेंस जिसका वेटेज है 45%, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी जिसका वेटेज है 5%। ठीक है, तो 5 पैरामीटर्स पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डिपेंड करता है, वो आपको ध्यान रखना है। सभी का परसेंटेज है, पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इंडेक्स जो है सेमी एनुअली पब्लिश होता है। मार्च 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी विथ ए लैग ऑफ 4 मंथ। ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। मार्च 2021 से हर 4 महीना पे जारी करता है और इसकी शुरुआत हुई थी RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 2018 में। नेक्स्ट है एज पर RBI's रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनेंस रिपोर्ट 2023-24 इंडियाज डिजिटल इकोनॉमिक करंटली एट %% ऑफ GDP। तो इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी अभी कितना परसेंटेज है GDP का, RBI ने एक रिपोर्ट जारी किया है करेंसी एंड फिनेंस रिपोर्ट 2023-24। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10%। 10% ऑफ GDP है भारत का डिजिटल इकोनॉमी। इसका डिटेल्स देखते हैं। पहले तो इसका जो RBI करेंसी फिनेंस रिपोर्ट का थीम क्या है, इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। इसका थीम है इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। रिपोर्ट ये कहता है इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू रीच 20% ऑफ GDP बाय 2026। 2026 तक GDP का 20% पहुँचेगा भारत का जो डिजिटल इकोनॉमी है। डिजिटल पेमेंट्स विटनेस्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ 50% इन वॉल्यूम एंड 10% इन वैल्यू टर्म्स। तो डिजिटल पेमेंट है, इसमें 50% की बढ़ोतरी हुई है वॉल्यूम, एज पर वॉल्यूम, और 10% की इन वैल्यू ऑफ टर्म्स। डिजिटल पेमेंट NEFT हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, रिकॉर्डेड 164 बिलियन ट्रांजेक्शन। ये रकम नहीं है, ये कह रहा है 164 बिलियन ट्रांजेक्शन हुआ है। वर्थ रुपीज़ 2428, 2428 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2023-24 में, यानी कि पिछले साल मार्च से इस साल अप्रैल तक 2428 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ है, जिसमें से अकेला UPI अकाउंट्स फॉर 131 बिलियन ट्रांजैक्शन। इस 164 में से UPI 131 बिलियन ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा UPI से हुआ। इंडिया का रेमिटेंस जो है 2029 तक $160 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये भी ये रिपोर्ट कहता है, जिसका नाम है RBI करेंसी एंड फिनेंस रिपोर्ट। इसका थीम था इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन। इस वीक सबसे ज़्यादा न्यूज़ थे जुलाई लास्ट वीक से RBI से रिलेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है IBPS में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10%। तो ये था जुलाई के लास्ट वीक का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आप बाकी की वीडियोस को ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।